बड़े झटके लग रहे हैं। यूं तो दक्षिण एशिया में भी उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, मगर पश्चिम एशिया तो जैसे उसके हाथ से ही निकल गया है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक के बाद एक चूक से। पहली चूक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से हाथ मिलाकर की थी। ऐसा करके उन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। उनके इस एक कदम से पूरे पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई है और पाकिस्तान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल गया है। मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो मक्का डिफेंस पैक्ट किया है, उससे तो पूरी भू राजनीति ही बदलती दिख रही है। इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है। यही नहीं, उसने अपने लिए ऐसी गोलबंदी भी कर ली है कि अब भारत उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की कूटनैतिक एवं रणनीतिक गलतियों की वजह से कश्मीर का मामला और नाजुक हो सकता है? क्या पाकिस्तान अब ज़्यादा चालाकी से कश्मीर कार्ड खेलने की स्थिति में नहीं आ गया है? क्या भारत ने ईरान को हमेशा के लिए खो दिया है? चाबहार बंदरगाह क्या हमारे हाथ से पूरी तरह निकल गया है? क्या पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के ज़रिए मध्य एशिया में जाने की योजना हमेशा के लिए खटाई में पड़ गई है? क्या इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके मोदी सरकार ने इस्लामी दुनिया में भी भारत की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है? फिर अमेरिका पर भरोसा किया नहीं जा सकता और रूस का भरोसा हमने अगर पूरी तरह से नहीं खोया है तो कम तो कर ही लिया है। ये भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कूटनीति और भू राजनीति में ये नुकसान भारत को किस तरह से भारी पड़ सकता है? क्या मोदी सरकार के पास कोई रास्ता बचा है जिससे हालात को संभाला जा सकता है, या उसने कभी ठीक न होने वाला डैमेज कर डाला है? जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं और इसके एक्सपेंड होने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही। ये इसको अगर हम भारत के नज़रिए से देखना चाहें, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बड़ा झटका है कि आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी। पहले ना आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ, और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने मंच पर। देखिए, ऐसा है कि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स, और उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें जिक्र है नियर नेबरहुड की। तो ये जो वेस्ट एशिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूंगा। अब जहाँ तक ये अग्रीमेंट का सवाल है, तो देखिए, ये मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को, और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है, जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, इजराइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, और वो साइड जो है वो हारी साइड है। और जहाँ तक इस जंग का ताल्लुक है, देखिए, ये जंग जो कि अमेरिका और इजराइल ने करी थी धोखे के साथ ईरान के ऊपर, ये 8 अप्रैल को ही ख़त्म हो गई थी। जब पहला फेज़ हुआ था एयर कैंपेन का अमेरिका की, उसके बाद ख़त्म हो गई थी। अब आप वही बात को दोबारा करते रहिए, नतीजा अलग नहीं आएगा। अच्छा, इससे क्या हासिल हुआ है? एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो बड़ी बात क्या हुई है कि हम जो बातें करते रहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई सोच आ रही है,
मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, एक नहीं है, अब अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। तो उसकी जो सोच थी, उस सोच में एक खास बात थी जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका और मेरी प्रॉब्लम्स हैं, 2 तरीके से ये हल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम आपस में बैठ के बातचीत करें और देखें कि जो मेरी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम है, दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज से सुलझाई जा सके, उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलते हैं। दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, मुझे वो पूरी मुकम्मल करनी है, आपकी जो सिक्योरिटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी। तो उसमें जंग होती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक नई सोच है जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची। ये देखिए, इन्होंने अप्रैल और मई के महीने में दौरा किया था रशिया का। अप्रैल में ये रशिया गए थे, जहाँ ये प्रेसिडेंट पुतिन से मिले सेंट पीटर्सबर्ग में। उसके बाद चाइना गए, वोंग ही से मिले, उनके विदेश मंत्री से। उसके बाद वापस आए। उसके बाद उन्होंने 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट करी थी अब्बास अराक्ची ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ज़रूरत है लड़ाई के बाद एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। एक नई चीज़ हमें चाहिए है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, और उसमें जो है पाकिस्तान को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आप MOU देखिए जो साइन हुआ था 17 जून को, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने उसका नाम ही रखा है इस्लामाबाद MOU। तो उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी मार्च के महीने में, बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज को बताना कि भाई देखिए आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। अब वो चीज़ फॉर्मल हो गई है। इजिप्ट को छोड़ के बाकी जो 3 कंट्रीज हैं, जो कि टर्की हो गई, सऊदी हो गई और पाकिस्तान हो गई, और अब जो फॉर्मल एग्रीमेंट आया है, पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस नोट निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इसमें 2 खास बातें हैं। एक बात है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका की फौज यहाँ से चली जाए और जाएगी वेस्ट एशिया से, तो उसके बाद क्या होगा कि सारी जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है, और भी मुल्क करेंगे। तो आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी, अपनी और प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व करें, इसे बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। दूसरी बात है कलेक्टिव डिटरेंस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने की है, उसके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि हमें खतरा। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे, एक 3 कंट्री में से इजराइल कुछ भी करेगा, तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। तो ये 2 बातें हुई हैं इसमें जो खास बात है। जी, अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी, कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो 2 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी देश पर हमला होगा, मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी, पहले ये सऊदी अरब के साथ था। ना, इसको इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को ज़रूरत है इन 2 कंट्रीज़ की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है, अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो, तो दूसरी बात है, लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि
जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल थ्री, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है, पर उनको कई और चीजें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो है एक साथ खड़े होंगे और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। इसमें अभी इजिप्ट भी जुड़ेगा, पर उसमें वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि इजिप्ट का एक कैंप डेविड अकॉर्ड है 1979 का इजराइल के साथ, जिसका मतलब यह है कि इजिप्ट किसी भी एग्रीमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। तो ये यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो और भी आएंगे, कुवैत भी इसमें आएगा, कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, पर जो बाइलैटरल एग्रीमेंट भी है वो भी है। वो बाइलैटरल एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली इसमें नहीं चले जाएंगे, वो अलग है। तो ये बेसिकली एक खाका बन रहा है, एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन रहा है वेस्ट एशिया में अमेरिका फौजें जाने के बाद का। जी, लेकिन जो आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी सऊदी अरब में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने 15,000 सैनिक भेजे वहाँ और अपने एयरक्राफ्ट्स भी भेजे। तो चूंकि सऊदी अरब पर हमला हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। तो ये एक जो भी इस पैक्ट में शामिल हो रहे हैं उनके बीच बेशक अभी खुल के ना कहा जा रहा हो, लेकिन ये ऐसी सूरत जब बनेगी तो ऑफ कोर्स वो जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की मदद कर रहा था। तो ये भारत के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। देखिए, मैं ये इसको इस तरह नहीं बोलूँगा। जो पाकिस्तान और सऊदी का एग्रीमेंट हुआ है वो 2025 में हुआ था, ठीक है ना, वो पहले हो गया था। और जहाँ तक अगर आप देखिएगा तो 1970 से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, वो सऊदीज़ की मदद कर रही है, वहाँ उनकी फौजें जाती हैं। जो चीज़ हो रही थी उसको उन्होंने फॉर्मल कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे सऊदी और यमनीज की लड़ाई चल रही है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की फौज यमनी से लड़ाई करेगी। उसका जवाब है नहीं। उसका क्यों जवाब नहीं है? क्योंकि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, कलेक्टिव डिफेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक पाकिस्तानियों का सवाल है, वो ये कोशिश करेंगे कि जो दोनों साइड हैं, यमनीज या हूती जो हम बोलते हैं और सऊदीज हैं, उनसे बातचीत करके कि आप किस तरीके से अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी बैठ के बातचीत करिए। आपकी प्रॉब्लम्स 12 साल पुरानी है, अब फिर से शुरू हो गई हैं, तो उसको जो आप तय करिए टेबल पे बैठ के। ये इसका मतलब है। टर्की हमेशा से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कश्मीर का मामला अगर फिर से पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है तो इसे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पैक्ट के होने के बाद। और इसका अगर एक्सपांशन होता है उस एरिया में, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे देश भी अभी शामिल होंगे। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस्लामी नाटो है, लेकिन कल को ये उस तरह का भी शेप ले सकता है। बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही है। इसमें आपने दो बातें उठाई हैं। पहली बात तो ये नाटो नहीं है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिव डिफेंस का है, वो अलग है। ये सिक्योरिटी अग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर। अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, तो उनके साथ भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, और टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। 3 मुल्क हैं मेजॉरिटी, जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में,
बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे। कश्मीर का जो इश्यू है ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है, रशिया कुछ नहीं बोलेगा पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में इसके। देखिए, पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं और कोई कंट्री नहीं है। और पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं, देखिए वो पकड़ मैं नहीं बोलूंगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया की है, और उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। ऐसे इसको मैं देखूंगा। हाँ, मैं इसको थोड़ा इस तरह से भी देखना चाहता हूँ कि वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। जहाँ तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहाँ तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए, कुछ असर, क्योंकि ये जो नई थिंकिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें एक और बात भी है। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी। मतलब हर मुल्क छोटा बड़ा बराबर होगा, तय करेगा मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरी डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, दूसरा उसमें अपना वो नहीं डालेगा, स्पोक नहीं डालेगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। तो फिर नेतन्याहू ने बोला नहीं, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा है, जो सच बात है। तो कौन खड़ा होगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि वहाँ किलिंग चिल्ड्रन, किलिंग वुमेन, वहाँ पर गाजा में मार रहे हैं। 2 मिलियन गाजा है वो एक तरीके से प्रिजन में वहाँ रखे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं वहाँ पहुँच पा रही है, सीज फायर डिक्लेयर हो रखा है, उसके बावजूद मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। और हम इजराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, जो हमारे मोदी सरकार की जो नज़दीकी है इजराइल के साथ, एक तो आइडियोलॉजिकल है, पर उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कैसे, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ बातें हैं, जैसे अगर आप सोचिएगा वो पेगासस हुआ था केस, तो ये कुछ और भी कुछ बातें हैं, मास सर्विलांस, हाँ याद आ गया ना आपको। तो कुछ और भी बातें हैं इन दो नेताओं के बारे में जो खुल के ना ही बताएं तो बेहतर है। बता भी दे तो लोगों को पता चले कि आखिरकार हो क्या रहा है। सब लोगों को पता है जी, सबको मालूम है, समझे ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि आइडियोलॉजिकली तो है ही हम उनके साथ। देखिए, हमें क्या देखना होता है कि मैं समझता हूँ जब एक देश की फॉरेन पॉलिसी होती है और देश इतना बड़ा है कि उसके पास 1.5 बिलियन पीपल है, इतने लोग हैं, हाँ, और गरीब लोग बहुत हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए कि हम कैसे गरीब लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें। उसमें आप आइडियोलॉजी नहीं ला सकते, विदेश नीति में आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। जो कंट्रीज थी जैसे चीन है, कहा जाता था कि ये आइडियोलॉजी करते थे, उन्होंने भी बंद कर दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव एंड नॉन इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब ये देखिए, इस सरकार को सोचना है विदेश नीति को दोबारा से, जो मैं समझता हूँ वो नहीं करेंगे, पर ये उसकी खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं जो दिख रही हैं। अब देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया में हमारा क्या रोल है, कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। अब इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं, वो जो है, देखिए जब भी पाकिस्तान कुछ करता है
तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तो ये दलाली थोड़ा हो जाती है, ये विन विन होता है। मुझे भी आप चाहिए, आपको भी मुझे चाहिए। और मीडिएशन करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी आतुर थे, यूक्रेन और रूस की दौड़ लगाई थी, तो उसे दलाली कहेंगे या मीडिएशन कहेंगे? अब खैर वो मैं कहने का आपसे ये कहने का मतलब है कि वेरी फैक्ट कि जो मुल्क जीता है इस जंग को, ईरान, वो अपने एमओयू में लिख रहा है इस्लामाबाद एमओयू, और आज जो मीडिएशन है सारी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइज़र हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी, वहाँ तक उनकी पहुँच है। क्योंकि दोनों को चाहिए है कि मैं इस इंसान से बात करूँ, तो ये दलाली थोड़ा ना हो गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद, और जैसा आप कह रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ही गड़बड़ हो गई है, इजराइल के साथ खड़ा होना गड़बड़ हो गया है, वेस्ट एशिया में हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है उसका क्या हो रहा है, उसको किस तरह से झटका लगा है या उसका किस तरह से प्रभावित होगी वो? देखिए, हम हमेशा पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हुए थे, ठीक है ना। हम मानते थे टू स्टेट सोल्यूशन। कुछ सोच समझ के हमारे जो नेता थे उन्होंने ये बनाई थी। अब ये सारी उल्टी कर दी गई है, क्योंकि इजराइल आज पैलेस्टीनियंस चाहता ही नहीं है। उसका मेन मुद्दा ये है कि पूरे पैलेस्टीनियंस को मैं यहाँ से निकाल दूँ। पहले कोशिश कर रहे थे सिनाई में डाल दूँ, कहीं भी उसको डाल दूँ, इधर डाल दूँ, उधर डाल दूँ। तो आपने तो जो हमारी सोच थी वो पूरी सोच ही खत्म कर दी है। और सवाल ये उठता है, क्या हमें फ़ायदा हुआ है उससे? उसका जवाब है नहीं। दिख रहा है हमको। आजकल जयशंकर भी कम बोल रहे हैं, क्योंकि क्या बोलेंगे, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। सब दिख तो रहा है। हम जा रहे हैं वो क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, वो आप उनकी अलग पंगे पड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे जयशंकर? कुछ नहीं। मध्य पूर्व में भारत मोस्टली ये कोशिश करता है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो सर्व करें। जो वहाँ का डिफेंस का मसला है, सिक्योरिटी का मसला, उसमें ज़्यादातर वो नहीं घुसता रहा है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहाँ खड़ा हो रहा है, अगर वो खड़ा होता है तो क्या वहाँ का इकोनॉमिक्स नहीं बदलेगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा? नहीं, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है और आएगा, पर उनकी जो नई सोच है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें ये है हर मुल्क खुद तय कर सकता है कि वो कैसे किसके साथ रिश्ते करना चाहता है। तो चीन, रशिया या पाकिस्तान या किसी और मुल्क को दिक्कत नहीं होगी कि सऊदी अरेबिया इंडिया से भी दोस्ती कर रहा है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ तक सवाल आपने एक और बात बोली थी, जो आई हैव फॉरगॉटन, व्हाट वाज योर फर्स्ट थिंग यू सेड समथिंग, कुछ आपने बोला शुरू में। पहला एक तो इकोनॉमी का बोला, समथिंग एल्स यू सेड। जियो पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा उसकी, जो पूरे वेस्ट एशिया में हमारी जो जियो पॉलिटिक्स थी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमें तो ये बेसिक बात भी समझ में नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे चीन है, चीन की मिसाल लीजिए। हमारे रिलेशंस चीन के साथ नॉर्मल नहीं हैं, पर चीन आज हमारा प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो क्या हमको नॉर्मल रिलेशंस नहीं करने चाहिए चीन के साथ? अब वो बता रहे हैं कि साहब मसला बॉर्डर का है। मसला बॉर्डर का नहीं है। मसला चीन के साथ ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम चीन के साथ कंपटीशन कर रहे हैं रीजन के अंदर, जो आप नहीं कर रहे हैं। और हम अमेरिका के साथ हैं। हम अमेरिका भी हमें अपने साथ नहीं लेता है। अभी देखिए, वो 100% टैरिफ लगा दिया है फिर से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 देशों को बोल दिया है, अब चीन से तो वो डर जाएंगे। अगर उन्होंने वहाँ लगाया तो वो रेयर अर्थ देनी बंद कर देंगे, वो वेपन नहीं बनेंगे, बात खत्म। चीन को कुछ नहीं छुएंगे वो। और बाकी वो 2-3 एन गैन मुल्क हैं और हिंदुस्तान पे लग गए हैं, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अंदर से बात करते रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। इतना बड़ा मुल्क है, उनको हमारे पास आना चाहिए। दुनिया बदल गई है, हमारे पास मार्केट है, हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, हम क्यों वहाँ गिड़गिड़ा रहे हैं जाके उनके पास बार बार? ये मसला है। कंप्रोमाइज्ड है, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन अब उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, नहीं, वो हम वो बातचीत यहाँ कर नहीं रहे। बिल्कुल। हाँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, जिसको आपने कहा कि कलेक्टिव
सिक्योरिटी का है। ये किस तरह से शेप लेते दिख रहा है? इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कुछ बन रहा है वो ईरान के खिलाफ, ये लोग मना कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक जी। देखिए, पहली बात तो ये है, एक बात ये भी कही गई है कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है इसकी डिटेल्स क्या है वो बताई नहीं गई। क्यों नहीं बताई गई? मैं समझता हूं उसका भी कारण है, क्योंकि अभी अमेरिकन जो हैं वो वेस्ट एशिया छोड़ के पूरे नहीं गए हैं। तो अगर इसको ना बताएं डिटेल्स को तो बेहतर है। तो लोग गेस कर रहे हैं, ये ईरान के खिलाफ है, ये इजराइल के खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है। कहने का मतलब ये है, जिस इंसान ने थोड़ी इसकी स्टडी करी है, ये कहाँ से आया, ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, ये 2013 में इजाद हुआ था। आप समझे मेरी बात को? जब शी जिनपिंग मार्च 2013 में रशिया गए थे फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे, उन दोनों की बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था न्यू टाइप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद फिर उसी साल 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया गया था। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी वहाँ से आया। और अब्बास अराक्ची जब गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, अप्रैल मई के महीने में रशिया और चाइना, तो वो वहाँ से लाए थे। तो ये अभी और फैलेगा, यहाँ पे बना है। उसके बाद ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जाएगा, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाएगा। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है और हम इसका हिस्सा नहीं हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये लिमिटेड नहीं है वेस्ट एशिया तक? नहीं, ये हर इलाके में इस तरह के ग्रुपिंग्स बनेंगे? ना, ये पूरा ग्लोबल साउथ में बनेगा। एक ग्लोबल नॉर्थ होगा जो डिक्लाइन कर रहा है, एक ग्लोबल साउथ है जो राइज कर रहा है। हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं पर खड़ा होना चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ, क्योंकि हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि अगर हम जाके गोरे आदमी को जफ्फी मार लें, उसको हक कर लें, तो उससे हमारा जो है कद जो है वो बढ़ जाता है। ये सोच है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। सवाल ये है कि वो गोरा आदमी खुद नीचे जा रहा है, दुनिया बदल चुकी है, ये बात समझनी है। तो मैं समझता हूँ एक सरकार जो आनी चाहिए हिंदुस्तान में, जो समझे कि ये दुनिया कैसे बदल रही है। आप क्या ये कह रहे हैं कि एक सरकार ऐसी आए जो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर इस रीजन में सोचे, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इन सब के साथ? मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को आज जरूरत है कलेक्टिव सिक्योरिटी की। उसका मतलब ये है कि जो हमारे दो बॉर्डर हैं चीन और पाकिस्तान के साथ, हमें इन दोनों कंट्रीज के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात हो, जिससे हम तीनों मुल्क, खासकर हम और पाकिस्तान, चीन तो खैर बहुत बड़ा मुल्क ऑलरेडी बन चुका है, हम दोनों मुल्क एक साथ तरक्की कर सकें। ये कह रहा हूं मैं आपसे। हम सबसे बड़े मुल्क हैं साउथ एशिया में, तो ये हमारे ये ग्लोबल साउथ के हैं, गरीब लोग हैं। तो आप पाकिस्तान से बात करिए ना, और साथ में चीन को भी लाइए, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करिए। वो कह रहे हैं कि कश्मीर में बात करनी है, हम कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे, कश्मीर हमारा है, बात करिए पीओके के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। तो फिर अगर आप बात से पहले ही कंडीशंस लगा देंगे तो बात कहाँ से होगी? लेकिन अभी सुगबुगाहट तो हुई थी आरएसएस की तरफ से कि बातचीत होनी चाहिए और पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, इस तरह। देखिए मेरी सोच इसके ऊपर ये है, आरएसएस के जो वो थे बड़े नेता, वो हडसन इंस्टीट्यूट से आए थे सीधा अमेरिका से। कुछ अमेरिकन ने कहा था कि अरे भाई दोनों बातचीत कर लो, क्योंकि अमेरिका को फेवर करता है ये। क्योंकि जो सर्गियो गौर हमारे एम्बेसडर हैं वो स्पेशल ऑनवॉय भी हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के, तो वो जाना चाहेंगे पाकिस्तान भी, उनके रिश्ते पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये है मेरी सोच में, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका आज इतना बड़ा ओहदा हो गया है कि वो आरएसएस को साइड पे कर सकते हैं, ये मैं समझता हूँ। मतलब ये आरएसएस की बात हो सकती है, सरकार के स्तर पर ये सोच नहीं है। सरकार ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, कोई सिग्नल नहीं दिया है इस तरीके का कि हम बात करना चाहते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है और हमें सिर्फ पीओके चाहिए और हमें ये चाहिए, टेररिज्म पे बात करिए। तो वो कह रहे हैं टेररिज्म पे बात कर लीजिए आप। अब टेररिज्म पे वो कह रहे हैं आप टेररिज्म कर रहे हैं बलूचिस्तान में,
आप मुझे बताइएगा, दुनिया के जो आज मुल्क है वो किसकी बात सुनेगा? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने उनके साथ खड़े होंगे, कितने हमारे साथ खड़े होंगे टेररिज्म के इशू पर। तो ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं बहुत ध्यान से कि अगर दुनिया बदल रही है, क्या मुझे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम तो वो बड़ी ताकत नहीं है ना, जैसे 3 बड़ी ताकत है, जो वो करना चाहे कर सकते हैं। हमें एडजस्ट करना है जिससे हमारी बेहतरी हो, हमारे गरीब लोगों की ज़िंदगी जो है वो सुधरे, ये हम चाहते हैं। तो हम उस पोजीशन में नहीं है कि हमने कह दिया नहीं ये ऐसे ही होगा, तो आप करते रहिए टेररिज्म पे बात, कौन आपकी बात सुन रहा है? ये पॉइंट है। ये बताइए कि आपने जो पिछली बातचीत हुई थी हमारी, उसमें आपने कहा था कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता है क्योंकि चीन और अमेरिका के साथ उसके ऐसे संबंध हो गए कि अब संभव नहीं। क्या आपको लगता है ये पैक्ट होने के बाद वो जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा कंसोलिडेट हो गई, अब और भी कठिन हो गई? देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल करे होंगे। मैंने ये कहा होगा कि हिंदुस्तान को हमला नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा होगा और पक्का कहा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ। उसका कारण क्या है कि ये सरकार क्या करेगी ये सरकार को ही पता है, क्योंकि मैंने तो ये भी वीडियो किया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा और देख लीजिए क्या उसका हश्र हुआ, उन्होंने कर लिया। अच्छा, जहाँ तक आज जो मैं बात आपसे बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान का कोई रीज़न नहीं है, पैक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस एग्रीमेंट का उनका कोई रीज़न नहीं है। अगर हमने सही लेसन ऑपरेशन सिंदूर के सीख लिए हैं, हमें समझ में आ गया है कि चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, हमें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी एयरफोर्स है, तो हमारा कोई रीज़न नहीं है उनसे लड़ाई करने का। और यही कारण है, अगर आप देखिएगा नवंबर 2025 में जब रेड फोर्ट पर अटैक हुआ था, हमने उसको टेररिज्म बोला पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास आज कारण है लड़ाई करने का। लड़ाई आपने पॉज पे रखी हुई है, हमने रखी है, क्योंकि उनके यहाँ जो है रोज बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रहे हैं कि इंडिया कर रहा है। पीओके में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, वो मेरे ख्याल में प्रॉब्लम पीओके में हो रही है, वो उनकी मेरे ख्याल में वो अंदरूनी प्रॉब्लम है। उसमें मैंने कोई ऐसा बयान देखा नहीं है जहां उन्होंने इंडिया को ब्लेम करा हो। वो उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, उसमें कई इश्यूज हैं, वो अलग एक बात है। पीओके की प्रॉब्लम, उसमें इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। आप इसमें कंट्राडिक्शन नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इतना डिस्टेबलाइज्ड है और इकोनॉमिकली इतना वीक है, लेकिन इंटरनेशनली वो अपने आप को लगातार उसका स्टेटस बढ़ता जा रहा है? ये खेल क्या है? ये खेल बहुत सीधा सा है। मैं देख रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। अब उसका क्या फायदा उठा पाएगा, क्या वो अपनी गवर्नेंस अच्छी कर पाएगा, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। आप और मेरे को कमेंट करने की प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज? क्या डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है? देखिए डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कंट्रीज के साथ। गल्फ कंट्रीज में अगर वो सब कंट्रीज में जाके, यूएई को छोड़ दीजिए, बाकी कंट्रीज डिफेंस एग्रीमेंट कर रही हैं, उनकी फौज जो है कुछ वहाँ जा रही है, कुछ ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ से इनको पैसा मिलेगा। अभी जो ये है, जो तेल है, ईरान मना नहीं कर रहा है इनको तेल ले जाने के लिए, इनको जाने दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो कहने का मतलब ये है, इनकी तो आज जो है जिसे कहते हैं ना कि चांदी है, 5 उंगलियां घी में है, पर क्या ये उसका फायदा उठा पाएंगे, ये इनका इंटरनल मामला है गवर्नेंस का, जिसमें वो भी जानते हैं, आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, वी नो इट, दे हैव प्रॉब्लम्स बट वी ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस। हमारी कौन सी कम है? तो मैं उनकी गवर्नेंस पे कभी टिप्पणी करता ही नहीं। जी, ये बताइए कि ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, इसमें आप चाइना का भी कोई रोल देख रहे हैं? बहुत बड़ा, चाइना का, रशिया का। जैसे मैंने आपसे बताया, अराक्ची गए थे पहले रशिया, फिर वोंग ही से मिले। ये 2 मुल्क बैक कर रहे हैं ग्रेट पास इसको। ये जो सोच उन्होंने इजाद करी थी मार्च 2013 में, वो ईरान ने आज उसको दिखा दिया है ग्राउंड पर, विद फुल बैकिंग ऑफ चाइना एंड रशिया बोथ। नहीं, ये तो ईरान का मामला हुआ, लेकिन अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिल रहे हैं और नया एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, तो
इसमें चीन से भी कुछ हरी झंडी मिली होगी कि यूएस को वहां से हटाने का ये एक अच्छा नहीं, देखिए, ये तो तय करा है ईरान ने कि यूएस जाएगा, और हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है। उनकी 19 बेसिस थी, जिसमें से 5 थी खाड़ी कंट्री के साथ। तकरीबन काफ़ी बेसिस उसकी खाड़ी की तो सारी खाली हो गई है। जो उनका रीजनल हेडक्वार्टर था कतर में, पहले वो जॉर्डन शिफ्ट हुआ, जॉर्डन के बाद अब इजराइल चला गया है। तो वो तो उनका तो जाना लाजमी है ही है। वो कंडीशन लगा दी है अब ईरानियों ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तभी खोलेंगे, आप यहाँ से निकलिए पहले। तो वो तो जाएंगे, आज नहीं जाएंगे कल चले जाएंगे। तो जहाँ तक जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बैकिंग इस तरीके से है कि वो इसको एनकरेज कर रहे हैं दोनों कंट्रीज, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल साउथ में एक यूनिटी आ रही है, एक नए दुनिया की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। जो मैंने आपको बताया ना, 3 खास बातें हैं: कलेक्टिव सिक्योरिटी, सॉवरेन इक्वालिटी, और एवरीथिंग शुड बी अंडर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ, जो ईरान भी बोल रहा है। जो उनका रीजनल फ्रेमवर्क है वो यही है। तो जितने भी, अब देखिए, 80% दुनिया के जो लोग हैं, आज दुनिया में 193 मुल्क हैं यूनाइटेड नेशंस के अंडर। 80% ग्लोबल साउथ है, और ये ग्लोबल साउथ है जो एक साथ आ रही है, और वो बहुत ध्यान से देख रही है कि वेस्ट एशिया में अचानक क्या इतनी बड़ी तब्दीली हो गई है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका की विदाई हो रही है वेस्ट एशिया से। अमेरिका क्या इतनी आसानी से छोड़ देगा? किसी को नहीं लगता। वो भी इस पैक्ट को पता नहीं किस नज़रिए से देख रहा, अभी उसका उस तरह से रिएक्शन नहीं आया है। इजराइल का भी उस तरह से रिएक्शन नहीं आया है। अभी इनका भी रिएक्शन आएगा कि वो किस तरह से इस पैक्ट को देख रहे हैं, या ओवरऑल छतरी हो सकता है अमेरिका की रहे जिसमें ये सब काम करते रहे। नहीं, देखिए, ये जो लड़ाई हो रही है इसमें 3 खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो सेंट्रल चीज़ है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और हर दिन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी अफेक्ट हो रही है। अमेरिका की इकॉनमी अफेक्ट हो रही है। अमेरिका के पास जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, खबर आई है आज वो इतना कम है जितना उनका 1938 में था, मतलब 90 साल पहले था। उनके पास सिर्फ 40 या 43 डेज का इस समय रिजर्व पड़ा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है। दूसरा कारण है वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मागा बेस जो है वो खुश नहीं है कि हम क्यों वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी लड़ाई है ही नहीं। और ये बात इजरायलीज को भी समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। और तीसरी बात क्या है कि आज 3 ताकतें हैं, तो ना तो अमेरिका के पास आज कोई आगे लड़ाई करने के, उनके पास तो हथियार भी नहीं है, वो भी रिपोर्ट्स आ गई हैं सब। ना मिसाइल्स हैं, ना इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, मिसाइल को रोकने वाली मिसाइल्स, हर चीज़ कम है। तो उसमें तो वक्त लगता है ना बनने के लिए, अचानक तो हो नहीं जाएंगी। अभी उन्होंने कहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को कि 21 दिन में आप कर दीजिए। कोई जादू थोड़ी ना है उसने 21 दिन में कर देना है, कुछ नहीं होने वाला। तो अमेरिका को तो जाना ही जाना है। अब कब तक वो रुकेगा वो तय होगा कि कब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके भी स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर अमेरिका चला जाता है तो पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे, अमेरिकन एम्पायर गिर जाएगा। तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप उस कगार पे खड़े हैं जहां किसी को भी नहीं होना चाहिए, वहां खड़े हैं। क्या आप इससे इजराइल का डिक्लाइन भी देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल ने क्या किया है, वो एक चालाक मुल्क है। एक तो वो लड़ाई बंद नहीं करेंगे। दूसरा अभी क्या हुआ है, जो पेंटागन का बजट है उसमें पीट हेग्सेथ, आप जानते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के, उन्होंने 2027 का जो बजट है उसमें $1.15 ट्रिलियन मांगा है। और उसमें एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है और साथ में CIA है, अमेरिकन इंटेलिजेंस, वो वेस्ट एशिया के लिए जो है वो IDF जो इजराइल की फौज है उसके साथ मर्ज कर जाए। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर चले भी जाते हैं तो जो अमेरिका की फौज है, उनका सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स है, उनकी CIA है, वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ जाए। ये उसके खिलाफ ये पैक्ट, ये अग्रीमेंट खड़ा होता है। आप ये चीज़ देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है।
ये अगर अमेरिका इस तरह से अपनी मतलब पूरा एक तरह से इजराइल को अपनी वेस्ट एशिया की पॉलिसी सौंप देना चाहता है। नहीं, पॉलिसी तो उनकी चली रही थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे थे। ये लड़ाई जो है उनकी पॉलिसी के कारण अंदर शुरू हुई है। अगर मिलिट्री सौंप देता है, देखिए ये जो है हाउस में क्लियर हो गया है, सेनेट में क्लियर हो रहा है, हो जाएगा क्योंकि उनकी पकड़ बहुत है वॉशिंगटन में। मिलिट्री सौंप देना वेस्ट एशिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये इससे तो दुनिया के लिए भी बहुत बड़े खतरे पैदा होंगे। अगर इस तरह की अरेंजमेंट कर रहा है वाशिंगटन, तो ये तो बड़ा खराब संकेत है। साहब कोई खराब संकेत नहीं है। जितनी ज़्यादा लोग मरे हैं दुनिया में, कभी बैठ के सोचिएगा, वो अमेरिकन्स ने हर जगह मारे हैं। अभी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इजराइल के खिलाफ। अगर इजराइल कुछ करता है, ये अग्रीमेंट है, ईरान खड़ा है, इजराइल क्या कर लेगा? ईरान इसके बाद क्या करेगा? एमओयू के बाद वो इशू उठाएगा पैलेस्टाइन का। एक बार पैलेस्टाइन का इशू पर काम शुरू हो गया तो इजराइल की ड्रीम भी खत्म हो जाएगी। और ये पॉसिबल है इस नई दुनिया में जो बन रही है, पहले नहीं था। तो मैं समझता हूँ अगर हम सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं लड़ाई के बजाय, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? हाँ, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होने जा रहा है? वो जो फ्रेमवर्क बना था उसका तो पता नहीं आता, पता नहीं, कोई बात भी नहीं कर रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिएगा प्रेसिडेंट ट्रंप वापस उसी पर आएंगे और कोई रास्ता है नहीं। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। एक खबर तो अब ये आ रही कि वो तो न्यूक्लियर का इशू भी छोड़ने को तैयार है होर्मुज के लिए। देखिए, क्योंकि हार्मोज पे डिपेंड करता है पेट्रो डॉलर्स। अगर अब देखिए जो कंट्रीज हैं यहाँ पर जीसीसी की, वो देखेंगे अगर आप उसको खोल ही नहीं सकते, आप हमें सिक्योरिटी आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपकी बेसेस वहाँ से खाली हो गई हैं सारी जीसीसी कंट्रीज से, तो हम अपना तेल और गैस और बाकी चीज़ें डॉलर में क्यों बेचें? तो पेट्रो डॉलर खत्म हो जाएगा। और जो आज अमेरिका है उसकी 40 ट्रिलियन जो है नेशनल डेट है और उसकी जीडीपी है 32 ट्रिलियन, मतलब उसका डेट ज़्यादा है उसकी जीडीपी के से। तो क्या कर लेगा वो? ये सारी बेसिस जो हैं उसकी फंडिंग कौन करेगा? 780 बेसिस हैं 80 मुल्कों में दुनिया में, कौन उसकी फंडिंग करेगा? सो दी अमेरिकन एम्पायर विल डिक्लाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका कल खत्म हो जाएगा, पर अमेरिका विल इज इन अ शार्प डिक्लाइन। एक बहुत तेज़ी की डिक्लाइन है जो मैं आपके व्यूअर्स को बार बार बताने की कोशिश करूँगा कि हमें ये नई दुनिया समझनी है जहाँ पे फोकस डेवलपमेंट पर है, जो जिससे कि रीजन की, वेस्ट एशिया की प्रॉस्पेरिटी आए, स्टेबिलिटी आए। वक्त लगेगा, ये चीज़ें अचानक नहीं होंगी, पर रास्ता खुल गया है। और ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये एक पॉजिटिव स्टेप है उसकी तरफ, ये कहूँगा। ये जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैं केवल इस पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मक्का पैक्ट की, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इससे साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें किस तरह के बदलाव देखते वो तो ऑलरेडी हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत करीबी हो गए हैं, ठीक? अच्छा, चीन जो है अब साउथ एशिया का नेबर नहीं है, साउथ एशिया का हिस्सा है। क्योंकि जहाँ तक चीन का सवाल है, इंडिया और भूटान को छोड़ दीजिए, हर मुल्क में आज चीन बैठा हुआ है, ठीक है? जहाँ तक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने साउथ एशिया 2014 में ही छोड़ दिया था, जब सार्क छोड़ा था, छोड़ दिया हमने। फिर अब हम बिम्स्टेक चले गए हैं। हम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, वो अमेरिका के साथ जुड़ जाए। अमेरिका ने हमारा हाथ छोड़ दिया। अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं जो बाकी 3 मुल्क हैं, जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, हम तीनों काम कर लें वही काम। देखिए, वो काम आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बात समझने वाली ये है, जो ग्रेट पावर होती है, जैसे 3 ग्रेट पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, सिर्फ यही 3 पावर हैं जो अपनी फॉरेन पॉलिसी में टोटल ऑटोनॉमी जो वो करना चाहे कर सकते हैं। इसीलिए यही 3 कंट्री हैं जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं,
जापान और ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूशन इस कोड को नहीं चला सकते अगर अमेरिका इसमें नहीं है, और अमेरिका की कोई दिलचस्पी है ही नहीं, वो हमने देख लिया। तो कहने का मतलब यह है साउथ एशिया तो ऑलरेडी बदल रहा है। और जहाँ तक सवाल हम बोलते रहते हैं कि इंडियन ओशन, जिबूटी में बैठे हुए हैं चाइनीज, रोज तो उनके यहाँ पर जहाज घूम रहे हैं। जो पूरा वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पर दबदबा आज आप देखिएगा वो हूतीस का है, इरानियंस का है, चाइनीज का है, वो पूरा एरिया तो आ गया ना सिक्योरिटी बेल्ट में उनकी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। हम तो बात कर रहे हैं कि अंडमान में हम अपना बेस बढ़ाने वाले हैं, हम हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। कि कैसे बढ़ाएंगे वही समझा दीजिए ना। हमारे यहाँ बात हो रही है कि हम जो है हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, हमें ये लड़ाई। अगर एक लेसन मिला है वेस्ट एशिया से सबसे बड़ा मिलिट्री का, वो ये है आप 20वीं सदी की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते 21वीं सदी की लड़ाई के सामने। 21वीं सदी की लड़ाई जो ईरान लड़ रहा है वहाँ पर, और जो जीत गया है वो स्पेस से हुई है, जो उसको बेदू 3 चाइना ने दिया है, ड्रोन से हुई है, मिसाइल से हुई है। 20वीं सदी की लड़ाई है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बहुत सारी एयर पावर, बड़े बड़े जहाज। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाया था अमेरिका, याद करिएगा, इब्राहिम लिंकन, गेराल्ड फोर्ड, दोनों बाहर चले गए कि कहीं वो तबाह ना हो जाए। अगर कल चाहे ईरान तो जो इन्होंने ये नेवल लगा रखा है ब्लॉकेड, जिसमें इनके करीबन 5 या 6 बड़े बड़े जहाज हैं, वो उनको ख़त्म कर सकता है, पर करेगा नहीं, क्योंकि ईरान का फोकस डिप्लोमेसी पर है। ईरान का फोकस है कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बने नया, उनका फोकस अलग है। लड़ाई कर रहे हैं बट द फोकस जो है वो डिप्लोमेसी पर है। लेकिन हम तो राफेल पे राफेल खरीदे जा रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि हमें एक सरकार चाहिए है जिसको नया युद्ध समझ में आए, नई दुनिया समझ में आए, किस तरीके से हम अपने देश के गरीब लोगों की ज़िंदगी बेहतर करते हैं वो समझ में आए। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो ये तो एक मतलब ऐसी सूरत में जब आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया बदल रही है, नए तरह के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे हैं, कलेक्टिव डिफेंस बढ़ रहा है, और हम अपनी जगह पर स्टैटिक है 20वीं सदी की मानसिकता के साथ। हाँ, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, अब वो नेवी भी जो है उनका अपनी एयर विंग है, तो उनको अपने जहाज चाहिए, उनको अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर। आप कहाँ लेके जाइएगा? अमेरिकन ने तो हटा दिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया से, मेडिटेरेनियन से भी बाहर ले गए, तो आप कहाँ पर लगाएंगे? चीन तो रोज यहाँ पे घूम रहा है, उनकी सबमरीन चल रही है यहाँ पर इस पूरे एरिया के अंदर। आज सारी लड़ाई सब जो नेवी की है वो अंडर सी होती जा रही है। आप वो हाथी का बच्चा रख देंगे सामने खड़ा करके, तो वो तो इतना बड़ा टारगेट है ना। और देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दिक्कत क्या होती है, उस मुल्क की जिसका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी इज्जत जुड़ी होती है। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया तो वो इज्जत खत्म हो गई उस मुल्क की, इसीलिए अमेरिकन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से हटाए। तो हमें आज एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर चाहिए जिसे समझ में आती है वो लड़ाई। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनिए, क्योंकि जो 3 सर्विसेज हैं वो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखती हैं कि हमारे पास और पैसा आए। मैंने फौज में नौकरी करी है, मैं समझता हूँ, है ना। आर्मी चाहेगी कि हमारी फौज की नफरी और बढ़े, हमारी और फॉर्मेशंस हो, तो वो चीफ खुश होता है कि मैंने ये खड़ी करी थी और मैंने ये खड़ी। अरे बाबा, चाहिए है कि नहीं चाहिए, सवाल तो ये है। तो ये नई लड़ाई जो है आपको पहले तो ये समझनी है। अब ये लड़ाई हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका से, जो लड़ाई हार चुका है। हमें देखना चाहिए चीन को, PLA को, जो 21वीं सदी की लड़ाई में कटिंग एज पर है, टॉप पर है। हम वहाँ नहीं देख रहे, हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी मान लिया, लेकिन चलिए, होता है पॉलिटिशियन में सब तो एक्सपर्ट नहीं होते। मोदी जी के पास एक्सपर्टीज नहीं है, राजनाथ सिंह के पास, लेकिन हमारे यहाँ क्या ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं है? ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनिए आप। हमारे यहाँ क्या है, अगर बात डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी दोनों की कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए डिफेंस में क्या होता है, अगर ये सब चीज़ बदल रही है
तो या तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए या ऐसा डिफेंस मिनिस्टर चाहिए जिसको समझ में आ रहा हो कि दुनिया कैसे बदल रही है, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सर्विसेज के, वो नहीं बदलेंगी। अभी देखिए 1.15 ट्रिलियन डॉलर्स इन्होंने मांगा है डिफेंस बजट अमेरिकन ने पेंटागन का, और वही करेंगे ये, और बनाएंगे जहाज, ये बनाएंगे, वो नहीं है, मानसिकता नहीं बदलेंगे वो। देखिए फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, फॉरेन पॉलिसी में हमें डिप्लोमैट एज अ फॉरेन मिनिस्टर नहीं चाहिए। डिप्लोमैट का काम होता है फॉरेन पॉलिसी को आगे ले जाना, इंप्लीमेंट करना, इजाद करना नहीं। उसके लिए आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो जिसमें काबिलियत हो किस चीज की, कि सुनने की। देखिए एक्सपर्ट्स बहुत है हिंदुस्तान में, उनको बुला लीजिए, पर सुनने की भी तो काबिलियत हो। अगर आप बताना शुरू कर दें जो जिसका काम है कि भाई आप जो है वो हमें क्लाउड से बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आज भी मैं लेख पढ़ता हूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स के, वो बोलते हैं कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 29 है, अभी इतने शॉर्ट हैं, राफेल ले भी आओगे तो इतने समय में इतने आएंगे। वो अभी उसी तरह से सोच रहे हैं कि हमें इतने फाइटर जेट चाहिए। देखिए मुकेश जी, वो गलत है। अगर दूसरा लेसन जो हमें वहां से मिलता है वो ये है कि मिसाइल डोमिनेंस आसान है करना, एयर सुपीरियॉरिटी मुश्किल है। ये दो अलग चीजें हैं। डोमिनेंस मतलब आप डोमिनेट कर रहे हैं, सुपीरियॉरिटी के लिए, एयर सुपीरियॉरिटी के लिए आपको पैसा बहुत चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, टैंकर्स चाहिए, रिफ्यूलर्स चाहिए, फिर भी सुपीरियॉरिटी लाने से खास हासिल होगा नहीं। तो ये जो नई लड़ाई है उसको हमें समझना है। ये ड्रोन्स क्या है, ये ड्रोन्स टैक्टिकल नहीं है कि वो फौज ने भी ले लिए, थोड़े एयरफोर्स ने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, नहीं नहीं। तो ये पूरा एक खाका है। हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी जितनी भी हैं, वहाँ पर आज मेरे को बताया जा रहा है, बहस हो रही है कि हम कैसे अपने वैदिक पीरियड की जो सोच है, नहीं सीरियस बात है, उसको हम किस तरीके से फौज में ला सकते हैं। वो नाम बदलने की कोशिश करी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे इंडिया को भारत बना दिया। अरे रहेगा तो वही ना, है ना। तो अब ठीक है, वो ये सोच वो फौज में भी आ गई है। अगर आपका फोकस ये है सब करने का, तो आप कैसे समझ रहे हैं 21st सेंचुरी की वॉर को। आप वहाँ फंसे पड़े हैं, जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं। आज भी आपने 1991 में शुरू करे थे, आज 35 साल हो गए, आप वही काम करने में लगे हुए हैं। ये सब दिखते हैं ना बहुत बड़ी। AI का जमाना आ गया है, साइबर वारफेयर की बात हो रही है। कभी कभी बीच में हम सुनते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ है। देखिए हमें ये सब चीजें फोकस के साथ करनी है। हमारा फोकस है फिजिकल डोमेन्स में, आर्मी में, ये कि आर्मी के साथ कुछ यूनिट्स बना दी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, उससे काम नहीं चलेगा भाई। समझिए वो क्या चीज है, आप चाइना क्या कर रहा है। आपको अगर वॉरफेयर समझनी है, चाइना की तरफ देखिए समझने के लिए। आपको फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा समझाइए, चाइना की वॉरफेयर क्या है। हाँ देखिए, चाइना की वॉरफेयर ये है कि बहुत ज़्यादा 3 चीज़ों पे फोकस है। एक है स्पेस पर फोकस, एक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस, हाँ, और तीसरा जो उनका फोकस है साइबर के ऊपर है। और इन तीनों एरियाज के अंदर उनकी महारत हो गई है। अब टुडे स्पेस के अंदर दे आर बेटर देन द अमेरिकन्स। साइबर में दे आर इन माय ओपिनियन फार बेटर देन द अमेरिकन्स, क्योंकि जो अमेरिका का अभी आया है नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आई है, उसमें बहुत ज़्यादा आगे है कि हमें साइबर स्पेस 2 कैपेबिलिटीज़ लानी है, मतलब साइबर को बेहतर करना है। तो पहले तो आप इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा कि वॉरफेयर जो है वो अब बैटलफील्ड में नहीं है। वो पूरी हमने देखा जैसे कि 2020 में अक्टूबर में मुंबई में साइबर अटैक करे उन्होंने, चीन ने, 48 आवर्स के लिए सब कुछ वहाँ बंद हो गया। तो अगर वो पूरी वो एक साइबर कैंपेन कर देंगे तो उसके बारे में हमने क्या सोचा है, कुछ नहीं सोचा अभी उसके बारे में, समझे ना आप। अच्छा, उसके बाद जो ड्रोन्स हैं, अभी ड्रोन्स जो हैं वो एयर पावर को रिप्लेस कर रहे हैं। हमें जेट इंजन चाहिए, और अब कैसे उसको करेंगे,
ये सब बातें हमें देखनी है। सब देखिए, एक तो ये हो गई 3 स्पेस की बात। अच्छा, दूसरा क्या है, जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ऑपरेट करती है जैसे यहाँ ग्राउंड से लेके और स्पेस तक। एटमॉस्फेयर जो है वो 100 किलोमीटर्स है एल्टीट्यूड। 0 से 20 एल्टीट्यूड पे एयरफोर्स वगैरह सब कुछ चलता है, कमर्शियल प्लेन सब कुछ चलते हैं। उसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। अब लड़ाई वहां चली गई है। वो चाइना के पास कैपेबिलिटी है, रशिया के पास कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास नहीं, हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास भी नहीं। देखिए, पाकिस्तान को तो चीन दे देगा ना, दे देगा। पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने आर्मी के अंडर रॉकेट फोर्स कमांड बनाई है, उसमें वो चीन दे देगा उनको। तो वो आप समझिए, मतलब एयर पावर जो है अब वो वहां जा रही है। फिर आप समझिए जो सी की है वो सारी अंडर सी चल रही है। तो ये मेजर चीजें हो रही हैं, और ड्रोन्स जो हैं वो हर उसके अंदर आ रहे हैं, फिजिकल डोमेन्स में आ रहे हैं ड्रोन। और साथ साथ जो है अब ड्रोन्स में भी अलग अलग टाइप के स्टेजेस हैं। अभी आप किस स्टेज पर हैं? एक तो ये हो सकता है कि एक आदमी एक ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है, फिर यह है कि एक आदमी 100 ड्रोन कंट्रोल कर रहा है, एक आदमी 1000 ड्रोन कंट्रोल कर रहा है, फिर ये वो स्टेज है कि ड्रोन को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, टोटल ऑटोनॉमी है। तो कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी ये बातें हैं जिसके ऊपर हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है मिलिट्री की, उन पे बहुत ज़्यादा सोच होनी चाहिए। अब वो सोच में आप रिटायर्ड ऑफिसर से नहीं ला सकते। हम वो रिटायर्ड लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं,